नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स परिवार में। मैं राजदांगी आप सभी का पुनः हृदय से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे आप सभी इस बात से सूचित होंगे कि मध्य प्रदेश पीएससी के लिए और साथ में मध्य प्रदेश एसआई के लिए हिंदी का जो पार्ट होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि हम लोग मध्य प्रदेश एसआई की बात करेंगे तो 70 नंबर का आपका पूरा का पूरा पार्ट इसमें आपको पूछा जाता है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि कौन कौन से टॉपिक को हम लोग किस प्रकार से अध्ययन करने वाले और किस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो 70 नंबर का आप लोगों का पार्ट रहेगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। उसको हम लोग टॉपिक वाइज क्या करेंगे, हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो हम लोग देखेंगे हिंदी का आरंभिक जो इतिहास था, यह हम लोग देख रहे थे भाषा के संदर्भ में। तो एक लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड लेक्चर आज अपना रहेगा। तो आज के वीडियो के पहले आप लोग पहले वाला वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना। तो आज हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे मध्य प्रदेश पीएससी मध्य प्रदेश एसआई के लिए हिंदी का जो पार्ट होता है या फिर जो भी वनडे एग्जाम्स होती है जिसमें हिंदी पूछा जाता है उसके संदर्भ में ये हमारी श्रृंखला है। और आज हम लोग देखेंगे हिंदी का इतिहास। तो आरंभिक जो टॉपिक था हम लोगों ने भाषा के बारे में जिक्र किया था कि भाषा क्या होती है, और भाषा के बाद में आज हम लोग बात करेंगे आर्य भाषा के बारे में। आर्य भाषा, और यदि आर्य भाषा की बात की जाती है तो जो भारत है, भारत में प्रायः आर्यों की जो भूमि रही है, और वैदिक सभ्यता का जब हम लोग जिक्र देखते 1500 ईसा पूर्व के पहले की बात है। और तो आर्यों के द्वारा एक संस्कृति का निर्माण होता है और उनके द्वारा एक भाषा का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। उसको हम लोग आर्य की भाषा या फिर वैदिक भाषा या वैदिक संस्कृत आदि के रूप में हम लोग जानते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे आर्य भाषा काल। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा भाषा, और भाषा के अंतर्गत देखेंगे आर्य भाषा काल। भारतीय हिंदी की जो उत्पत्ति 1000 ईस्वी के बाद में जो होती है, उसके पूर्व में हम लोग पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत आदि का जिक्र करते। इन्हीं के संदर्भ में हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे कि भारत का जो इतिहास था, वैभवशाली जो इतिहास था, इसमें कौन कौन सी भाषाओं का प्रचलन था। तो यदि हम लोग देखते भारत को, हिंदुस्तान को, तो आप लोग पाओगे कि ये जो पाकिस्तान है ये पहले हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, और ये अफ़गानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। इधर हम लोग जाते तो यहाँ पे आपको चाइना देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप लोगों को नेपाल देखने को मिलता है, और इधर हमको म्यांमार देखने को मिलता है, यहाँ श्रीलंका देखने को मिलता है। एक ज़माने में ये सब भारत के ही अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे। तो ज़रा देखते हैं भारतीय आर्य भाषा। यदि भारतीय आर्य भाषा का जिक्र किया जाता है तो भारतीय आर्य भाषा काल को हम लोग 3 चरणों में पढ़ते हैं। प्रथम है आपका प्रथम भारतीय आर्य भाषा काल, फिर आपका द्वितीय भारतीय आर्य भाषा काल, और इसके बाद में आए तृतीय भारतीय आर्य भाषा काल। तो ये हमारी 3 भाषाओं का जिक्र हम लोग देख रहे हैं। प्रथम भारतीय आर्य भाषा काल, द्वितीय भारतीय आर्य भाषा काल और तृतीय भारतीय आर्य भाषा काल। प्रथम भारतीय आर्य भाषा काल का अगर जिक्र किया जाता है तो 1500 ईसा पूर्व से इसका कालखंड आरंभ होता है, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व और फिर 1000 ईसा पूर्व से लेके तो 500 ईसा पूर्व, ये 2 चरणों में ये चलता है। प्रथम चरण और ये द्वितीय चरण। उसके बाद में द्वितीय भारतीय आर्य भाषा काल आरंभ होता है, और इस समय प्रायः आप लोगों को प्रथम प्राकृत काल, द्वितीय प्राकृत काल
और इसके बाद में तृतीय प्राकृत काल आपको देखने को मिलता है। यदि हम लोग प्रथम प्राकृत काल की बात करते तो ये 500 ईसा पूर्व से आरंभ होता है। तो पहली ईस्वी तक प्रथम प्राकृत काल चलता, फिर पहली से 500 ईस्वी तक द्वितीय प्राकृत काल, और तृतीय 500 से 1000 ईस्वी तक चलता है। अर्थात यदि हम लोग द्वितीय भारतीय आर्यभाषा काल की जिक्र करते हैं तो 500 ईसा पूर्व से आरंभ होता है और ये चलता है 1000 ईस्वी तक। कब तक चलता है? 1000 ईस्वी तक चलता है। और तृतीय प्राकृत काल 1000 ईस्वी से आरंभ होता है जो वर्तमान तक चलता है। ठीक है ना। तो ये 3 प्रमुख चरण आपको देखने को मिलेंगे। यदि हम लोग भारत में बात करेंगे तो हिंदुस्तान में ये वाला जो ऊपर का भाग है इसको आर्य भूमि कहा जाता है, और इस भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? द्रविड़ या दक्षिण की भूमि के रूप में हम लोग जानते हैं। तो उत्तर भारत में आर्य भाषाओं का विकास आपको देखने को मिलता है और दक्षिण में आपको द्रविड़ भाषाओं का विकास आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रथम भारतीय आर्य भाषा काल तो कब से कब तक? तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ये कालक्रम चलता है, जिसको हम लोग 2 चरणों में पढ़ते हैं। यदि हम लोग सर्वप्रथम बात करते हैं प्रथम प्राकृत काल के बारे में, तो प्रथम प्राकृत काल में आप लोगों को पहला काल मिलेगा प्रथम प्राकृत काल। प्रथम भारतीय आर्य भाषा काल, प्रथम भारतीय आर्य भाषा काल। और प्रथम भारतीय आर्य भाषा काल का अगर जिक्र किया जाता है तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले आएगा वैदिक संस्कृत काल। वैदिक संस्कृत काल। और वैदिक संस्कृत काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1500 ईसा पूर्व से आरंभ होता है और ये चलता है कब तक? 1000 ईसा पूर्व तक की बात है। इस समय तक भारत में वेदों की रचना होती है और भारत के प्रमुख 4 वेद जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों की रचनाएं होती हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और क्या? अथर्ववेद। ये भारत के 4 प्रमुख वेद हैं। इन वेदों की जो भाषा थी वो भाषा क्या कहलाई थी? वैदिक संस्कृत भाषा कहलाई थी। इस समय वैदिक संस्कृत का प्रचलन था और ये जो भाषा थी ये सिर्फ वेदों में प्रयोग में लाई जाती थी। आम जन या आम लोग इसका प्रयोग नहीं करते थे। साथ में महर्षि पाणिनि इस भाषा को छांस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? छांस के नाम से संबोधित करते हैं। और किसकी बात है? महर्षि पाणिनि की बात है। महर्षि पाणिनि प्रथम प्राकृत काल में जिस भाषा का विकास होता है उस भाषा को छांस भाषा के रूप में क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। और वैदिक संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जिसमें भारत के जो 4 प्रमुख वेद होते हैं, इन वेदों की क्या होती है? रचना होती है। इसी वेद में सबसे पहले आप लोगों को जो ऋग्वेद था इसमें भाषा के संदर्भ में जिक्र मिलता है कि जो भाषा है संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है। इसका जिक्र आपको सबसे पहले कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। भारत में आप लोगों को संगीत की बात करें या फिर हम लोग जो आयुर्वेद की बात करें या फिर हम लोग जो आजकल काला जादू ये जो चलते हैं इनकी बात करें, इन सब का प्रयोग आप लोगों को इन वेदों में देखने को मिल जाता है। मंत्रों की बात करें या फिर हम लोग बात करें
के जो छंद होते हैं उन छंदों की बात करें, इन सब का जिक्र आपको कहाँ मिलेगा? तो वेदों में देखने को मिलेगा। तो भारत का प्रथम जो काल होता है भाषा के संदर्भ में वो क्या था? प्रथम भारतीय आर्य भाषा काल, और इसमें वैदिक संस्कृत काल के रूप में पहले खंड को हम लोग जानते हैं। और इस समय वैदिक संस्कृत का क्या होता है? विकास होता है, वेदों की रचना होती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो प्रथम भारतीय आर्य भाषा काल का दूसरा चरण आरंभ होता है, जिसको हम लोग लौकिक संस्कृत के रूप में हम लोग जानते हैं, लौकिक संस्कृत। और यदि लौकिक संस्कृत की बात की जाती है तो लौकिक संस्कृत काल जो था ये कब से कब तक माना जाता है? तो ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर के तो 500 ईसा पूर्व के मध्य का जो काल था उस काल को लौकिक संस्कृत काल कहा गया। इस काल में जो भाषा थी, भाषा आम जन या फिर जो सामान्य नागरिक होते हैं, सामान्य नागरिकों, है ना, सामान्य नागरिकों की भाषा के रूप में एक भाषा का प्रचलन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत अर्थात जो वेद लिखे गए थे वो वेद 400-500 सालों तक इस प्रकार से प्रचारित हुए, प्रसारित हुए। परिणाम स्वरूप आम जन लोग इसी संस्कृत भाषा में बातचीत करने लगे या अन्य कार्यों को संपन्न करने लगे। तो जो संस्कृत था वो संस्कृत आम लोगों की भाषा बन गया, और आम लोगों की भाषा बन गया, अतः इस काल को लौकिक संस्कृत काल कहा गया। तो आम जन की प्रथम जो भाषा थी उसको लौकिक संस्कृत कहा जाता है। तृतीय हम लोग बात करते हैं, इस समय रामायण जैसा महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि का नाम सुना होगा। वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण का इसी समय क्या होता है? सृजन होता है, इसी भाषा में सृजन होता है। महाभारत पंडित वेदव्यास जी का नाम सुना होगा, वेदव्यास, इनके द्वारा महाभारत जैसा प्रमुख महाकाव्य लिखा जाता है। और इन दोनों की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? तो हम लोग कहेंगे लौकिक संस्कृत भाषा थी। तो लौकिक संस्कृत के समय रामायण और महाभारत जैसे दो प्रमुख महाकाव्य भारत की इस धरा पर रचित किए जाते हैं। और ये किस भाषा में थे? तो हम लोग कहेंगे लौकिक संस्कृत भाषा में थे। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी, इनको पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करते जाना है। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब इसी समय सनातन धर्म की हम लोग बात कर रहे थे। तो सनातन धर्म थोड़ा जटिल होने के कारण बाद में इसी में से दो धर्मों का और क्या आता है? उदय होता है। एक होता है बौद्ध धर्म का और एक होता है जैन धर्म का। तो अब हम लोग देखेंगे भारतीय आर्य भाषा काल का द्वितीय कालक्रम। द्वितीय भारतीय आर्य भाषा काल। यदि द्वितीय भारतीय आर्य भाषा काल का जिक्र किया जाता है तो ये आपको 500 ईसा पूर्व से आरंभ होता है और ये चलता कब तक? 1000 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, और इसको हम लोग 3 चरणों में पढ़ते हैं। पहला चरण हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रथम प्राकृत काल। क्या देखते हैं? प्रथम प्राकृत काल देखते हैं। और प्रथम प्राकृत काल का हम लोग बात करते हैं तो 500 ईसा पूर्व से ये आरंभ होता है और पहली ईस्वी तक चलता है, प्रथम ईस्वी तक चलता है। और प्रथम प्राकृत काल के समय एक भाषा का उदय होता है और उस भाषा का नाम था पाली भाषा। और जो पाली भाषा थी ये भारत के
भारत की क्या थी? प्रथम देश भाषा होती है। और देश भाषा का आशय ये कि जो भारत की धरा थी, इस समय लगभग महाजनपदों का उदय हो चुका था। भारत में 16 महाजनपदें हुआ करती थी। उन महाजनपदों में से एक महाजनपद हुआ करती थी पूर्वोत्तर भारत में, जिसका नाम क्या था? तो मगध साम्राज्य। क्या नाम था बच्चों? मगध साम्राज्य। ऐसे कुल 16 महाजनपद भारत में हुआ करती थी। तो तात्कालिक समय में जो साम्राज्य के ऊपर जो अधिकारी होंगे या राजा होंगे, ये राजा क्या करेंगे? किसी पुरोहित की नियुक्ति करेंगे, किसी धर्म के अनुयायी होंगे और किसी धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो इस समय सनातन धर्म से एक धर्म का उत्पत्ति होता है और उस धर्म का नाम होता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। और इस बौद्ध धर्म के प्रमुख जो प्रचारक होते, धार्मिक प्रचारक प्रसारक होते, उनका नाम था गौतम बुद्ध। क्या नाम था? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध अपने धार्मिक उपदेश के लिए और साथ में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन भी शासकों के पास जाते हैं, वहाँ जाकर के है ना, उनको बौद्ध दीक्षा देते हैं, साथ में अपने धार्मिक उपदेश देते हैं। वो सब किस भाषा में होते हैं? वो सारे के सारे पाली भाषा में होते हैं। अतः हम लोग कह सकते हैं बौद्ध धर्म के संदर्भ में जो जातक कथाएं प्रचलित हैं, त्रिपिटक जैसा महाग्रंथ जो प्रचलित हैं, उन सब की रचनाएं आप लोगों को पाली भाषा में देखने को मिलती हैं। पाली भाषा भारत की प्रथम देश भाषा थी। देश भाषा इसलिए थी क्योंकि मगध साम्राज्य का उस समय काफ़ी नाम था और उसके ऊपर आसीन प्रमुख राजनों के द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षाएं ली गई और अपने यहाँ पर पाली भाषा के प्रमुख विद्वान या पुरोहितों की नियुक्ति की गई और आम जनों के द्वारा या लोगों के द्वारा या शासकीय भाषा के रूप में पाली भाषा को मान्यता प्रदान की गई। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब इसी समय एक और धर्म आपको देखने को मिलता है जिसका नाम था जैन धर्म। और यदि हम लोग बात करते हैं द्वितीय प्राकृत काल के बारे में, और द्वितीय प्राकृत काल का जब जिक्र किया जाता है तो इसका कालक्रम आपको मिलता है पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक। कब से कब तक? पहली ईस्वी से लेके तो 500 ईस्वी के मध्य तक जो कालक्रम आपको देखने को मिलेगा उसको द्वितीय प्राकृत काल, अर्थात इसी को कहा जाएगा प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा, ठीक है। और इस प्राकृत भाषा पाली के बाद में क्या? प्राकृत। इस भाषा में जैन धर्म के महावीर स्वामी और इनके जो अनुयायी थे, है ना, इनके क्या थे? जो अनुयायी थे, इन सब ने जो अपने धार्मिक उपदेश दिए, धार्मिक उपदेश वो किस भाषा में दिए? तो हम लोग कहेंगे प्राकृत भाषा में दिए। तो आपको याद रखना है जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, उन जैन धर्म के जो महावीर स्वामी जी थे, इनके द्वारा अपने धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह भाषा कौन सी थी? तो हम लोग कहेंगे प्राकृत भाषा थी। और ये कब की बात है? द्वितीय प्राकृत काल के समय की बात है, पहली ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य तक। इस समय प्राकृत भाषा का भारत में काफ़ी प्रचार प्रसार होता है। आगे हम लोग जाएंगे तो फिर हम लोग देखेंगे तृतीय प्राकृत काल। क्या देखेंगे? तृतीय प्राकृत काल। और यदि तृतीय प्राकृत काल की बात हम लोग करते हैं तो तृतीय प्राकृत काल कब से कब तक माना जाता है? तो तृतीय प्राकृत काल आपको मिलेगा
500 ईस्वी से लेके तो 1000 ईस्वी के मध्य तक का जो समय है, इस समय को तृतीय प्राकृत काल कहा जाता है। इस समय प्रायः अपभ्रंश भाषा का उदय होता है। होता है ऐसा है कि जो भारत था, भारत 712 ईस्वी के आसपास भारत पर अरबों का आक्रमण होता है। भारत की इस धरा के ऊपर विदेशी हुकूमतों का आगमन होना आरंभ हो जाता है। तो भारत में अरबों का, अफगानों का, मुगलों का आदि का जो क्रम होता है 712 ईस्वी के बाद आरंभ हो जाता है। और 712 ईस्वी के बाद में आरंभ होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलता है। तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो सत्ता थी वो मगध साम्राज्य का भी पतन होने लगता है, और मगध साम्राज्य का पतन होने लगता है, पतन हो जाता है। साथ में छोटे छोटे राजा छोटी छोटी रियासतों में बंटने लगते हैं। 712 ईस्वी में भारत के ऊपर अरबों का आक्रमण होता है तो कहीं ना कहीं संस्कृति, भाषा आदि का क्या होता है, विनिमय होता है, और परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ भारत की धरा में, भारत की भाषा में भी क्या होता है, बदलाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो अपभ्रंश काल था, इस समय एक्चुअली हुआ क्या कि जो भारत के जो पुरोहित थे, या फिर हम लोग कहेंगे पंडित थे, या फिर हम लोग कहेंगे जो लेखक थे, वो लेखक अब आम नागरिक हो गए थे। आम नागरिक हो गए तो जो पंडित वर्ग थे, या फिर हम लोग कहेंगे जो उच्च वर्ग के जो लेखक थे, उनको इस बात का बुरा लगा कि भैया हमारे पास में जो अधिकार था उस अधिकार को अब आम लोगों तक ही पहुंचा दिया गया, जबकि अधिकार तो हमारा ही था कि हमको ही पे हम लोग ही सिर्फ क्या कर सकते, ग्रंथ लिख सकते या किताबें लिख सकते। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि अब उच्च व्यक्ति ही नहीं, अब यहाँ पे आम लोग भी साहित्यों का सृजन करने लगे। परिणाम स्वरूप इस बात का बुरा जो परंपरागत रूप से लेखन कार्य में संलिप्त थे, उन लोगों को इस बात का बुरा लगा तो इसने कहा, उन लोगों ने कहा कि भैया ये जो भाषा प्रयोग में लाई जा रही है 500 से 1000 ईस्वी के बीच में, ये भाषा कैसी भ्रष्ट भाषा है। कैसी भाषा है? भ्रष्ट भाषा या क्लिष्ट भाषा है। भ्रष्ट भाषा, क्लिष्ट भाषा या टूटी फूटी भाषा है। ऐसे आदि नामों से क्या किया गया, इसको संबोधित किया गया। वो किन्ने संबोधित किया? जो परंपरागत रूप से पंडिताई करते थे या लेखन का कार्य करते थे, उनके द्वारा इस भाषा को, अपभ्रंश भाषा को भ्रष्ट भाषा का दर्जा दिया गया। या फिर हम लोग कहेंगे इसको विकृत भाषा भी कहा गया। विकृत मतलब भी होता है टूटना, ठीक है। इस प्रकार से इसके 2-3 नाम आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे भ्रष्ट हो चाहे विकृत हो। यदि हम लोग बात करते हैं अपभ्रंश भाषा के संदर्भ में, तो इस समय के जाने माने कवि थे स्वयंभू। क्या नाम था? स्वयंभू। और स्वयंभू का अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो स्वयंभू, इनका एक प्रसिद्ध रचना थी पौमचर्यू। क्या नाम था? पौमचर्यू। याद रखना आप लोगों को कि अपभ्रंश भाषा के एक जाने माने कवि माने जाते जिनका नाम स्वयंभू था। इनको हम लोग अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि। क्वेश्चन आता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता, तो आपको याद रखना है अपभ्रंश के वाल्मीकि के रूप में स्वयंभू को जाना जाता है। इन्होंने पौमचर्यू जैसी एक प्रसिद्ध रचना इस समय इनके द्वारा लिखी गई है। तो आपको इन तीनों के संदर्भ में जिक्र याद रखना है। तृतीय प्राकृत काल के बाद में भारत की जो दशा और दिशा दोनों चेंज होती है और भारत में हिंदी का उदय होता है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आपको वैदिक संस्कृत, वैदिक के संस्कृत के बाद में आपको मिलती है क्या? लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत के बाद में आपको मिलती है क्या? पाली, और पाली के बाद में आपको मिलती है क्या? प्राकृत।
ठीक है। तो 3 भाषाओं का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। प्राकृत के बाद में आपको प्राचीन हिंदी आपको मिलेगी, और प्राचीन हिंदी के बाद में मध्यकालीन हिंदी, और मध्यकालीन हिंदी के बाद में आपको आधुनिक हिंदी का विकास आपको देखने को मिलेगा। आज जो चल रही है आधुनिक हिंदी, इसके पहले मध्यकालीन हिंदी थी, उसके पहले क्या थी, प्राचीन हिंदी। तो आइए हम लोग थोड़ा सा आपको इसके बारे में बतला देते हैं। वैदिक संस्कृत जो है इस हमारी हिंदी की क्या है, आदि जननी। तो पहला प्रश्न आता है, हिंदी की आदि जननी किसको कहते हैं? तो हिंदी की आदि जननी के रूप में हम लोग जानते हैं किसको, वैदिक संस्कृत को। और हिंदी की जननी का अगर जिक्र किया जाता है, हिंदी की जननी किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, हिंदी की जननी, हिंदी की जननी के रूप में हम लोग प्राकृत भाषा को ज्ञात करते हैं। और आधुनिक हिंदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का विकसित रूप है। किसका? खड़ी बोली का। तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वनडे एग्जाम में कि हिंदी जो हमारे भारत की राजभाषा है, इसका आदि जननी किसको कहते हैं? तो आप लोग कहोगे वैदिक संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। और हिंदी की जननी किसको कहते हैं? तो हम लोग कहेंगे प्राकृत भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है। और जो वर्तमान में भारत की राजभाषा है वो किसका विकसित रूप है? तो आप लोग कहोगे खड़ी बोली। और इस खड़ी बोली को हम लोग कोरवी के रूप में भी हम लोग जानते हैं। क्या भी कहते हैं? कोरवी। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना, कोरवी का ही नाम क्या है? खड़ी बोली। और इसी का वर्तमान जो रूप है वो आधुनिक हिंदी अर्थात भारत की राजभाषा है। इतनी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये हिंदी कैसे बन गई, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। तो जरा देखते हैं। 712 ईस्वी में भारत में क्या होता है? अरबों का आक्रमण हो जाता है। अब अरबों का आक्रमण होता तो आप लोग देखोगे कि उनकी भाषा शैली अलग थी। तो प्रारंभ में हिंदी जैसा कोई शब्द नहीं चलता था। ये लोग क्या कहते थे, इधर की भाषाओं को क्या कहते थे, है ना। अरबों का जब आक्रमण हुआ तो इधर हुआ, और इधर हुआ तो सिंध नदी के आसपास हुआ, और सिंध नदी के आसपास आक्रमण हुआ। और इनके साथ में साहित्यकार भी आए, अरब के लोग आए, फारस के लोग आए, है ना, और अफगानी लोग भारत में आए। जब इनका आगमन भारत में होता है तो यहाँ पर एक भाषा चलती है, फारसी, अरबी, ठीक है, अरबी एंड क्या, फारसी। तो यहाँ का एक साहित्यकार था जिसका नाम था ओफी, ठीक है, याद रखना। ओफी नामक साहित्यकार था। ओफी नामक साहित्यकार ने सबसे पहले सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का? हिंदवी। होता यह है कि एक्चुअली क्या, यहाँ पे सिंध नदी होने के कारण यहाँ पे सिंध भाषा, ठीक है ना, कौन सी भाषा? सिंध भाषा का जिक्र इनके है ना लोगों के द्वारा किया जाता है कि यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, सिंध प्रदेश है, वो सिंध की भाषा है। अब हुआ क्या कि ये सा को सा नहीं पढ़ते हैं, ये सा को पढ़ते क्या, हा पढ़ते हैं। तो क्या बना? हिंद बना, है ना, हिंदी बना। तो सा को हा पढ़ा जाता, धा को क्या पढ़ा जाता, दा पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार सिंध से क्या बना, ये हिंद बना, ओके। और हिंद से बाद में इसमें ई जोड़ा गया तो फिर क्या बनाया गया, इसको हिंदी बनाया गया। पहलवी भाषा के इसमें ई जोड़ करके इसको हिंदी बना दिया गया। अतः हम लोग कह सकते कि भारत की जो हिंदी है, ये हिंदी क्या है, हिंदी, इसका जो नामकरण होता है, क्या होता है इसका नामकरण। नामकरण का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? अरबी फारसी लोगों को दिया जाता है। अर्थात नामकरण किस भाषा का है? तो अरबी,
फारसी। हिंदी का जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन इसका जो नामकरण किया गया वो किन लोगों के द्वारा किया गया, तो अरबी फारसी लोगों के द्वारा इसका नामकरण किया गया। अब इस हिंदी साहित्य, हिंदी का हम लोग जिक्र करते थे, इसको 3 खंडों में हम लोग पढ़ते, प्राचीन, मध्यकालीन और एक क्या, आधुनिक। तो सबसे पहले ओपी नामक एक क्या था, रचनाकार था, साहित्यकार था। वो सबसे पहले क्या करता है, हिंदवी शब्द का प्रयोग करता है। फिर एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो की एक रचना है जिसका नाम क्या है, खालिक बारी। खालिक बारी। और इस खालिक बारी में ये क्या करते हैं, हिंदवी इन दोनों शब्दों का जिक्र लगभग 30-35 बार ये करते हैं। तो आपको याद रखना, सबसे अधिक बार अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम क्या, खालिक बारी है, इस खालिक बारी में हिंदी और हिंदवी शब्द का बहुत अधिक बार क्या करता है, प्रयोग करता है। इस प्रकार से हिंदी शब्द की उत्पत्ति आपको देखने को मिलती है, और हिंदी शब्द की उत्पत्ति आपको अरबी और फारसी भाषा में देखने को मिलती है। जो आज वर्तमान में हिंदी हम लोग लिखते हैं, वो हिंदी भाषा का शब्द ना होकर के अरबी फारसी भाषा का शब्द है। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग देखते कि हिंदी का जो नामकरण हो जाता है, हिंदी को प्राय हम लोग 3 खंडों में पढ़ते हैं, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन और एक क्या, आधुनिक हिंदी। तो हम लोग देखेंगे तृतीय, भारतीय आर्य भाषा काल। और तृतीय भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से आरंभ होता है, जो वर्तमान तक चलता है। और इसको हम लोग 3 चरणों में पढ़ते हैं। कितने चरणों में, 3 चरणों में पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे हम लोग क्या, प्राचीन हिंदी। पहला चरण आता आपका प्राचीन हिंदी। ठीक है, और प्राचीन हिंदी 1000 ईस्वी से आरंभ होती है, जो 1400 ईस्वी तक चलती है। कब तक, 1400 ईस्वी तक। फिर आरंभ होती है आपका मध्यकालीन हिंदी। और मध्यकालीन हिंदी का अगर हम लोग बात करते तो 1400 ईस्वी से आरंभ होता है, जो कब तक चलता है, 1850 ईस्वी तक चलता है। और उसके बाद में है ना, आधुनिक हिंदी का सूत्रपात होता है, जो 1850 से वर्तमान तक चलता है। ठीक है, अब इसके पहले एक छोटा सा हम लोग अलग से जिक्र करेंगे, संक्रमण काल। कौन सा काल, संक्रमण काल। या इस संक्रमण काल को हम लोग अवहट्ट काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवहट्ट काल। और यदि मैं अवहट्ट काल का जिक्र करता हूँ तो ये काल ऐसा था जो 900 से 1100 ईस्वी के बीच में देखने को मिलता है। कब तक, 900 से 1100 ईस्वी। इस बीच में आप लोगों को जो भाषा मिलती है, उस भाषा का नाम मिलेगा क्या, अवहट्ट भाषा। लेकिन इस अवहट्ट भाषा को ना तो मैं क्या करता हूँ, प्राचीन हिंदी में पढ़ता हूँ, और ना ही इसको मैं क्या करता हूँ, अपभ्रंश के साथ में पढ़ता हूँ। इन दोनों का मिला जुला रूप कहलाता संक्रमण काल। अर्थात इस अवहट्ट भाषा में अपभ्रंश के भी आपको क्या मिलते हैं, जो शब्द है वो देखने को मिल जाते हैं। और इसी अवहट्ट भाषा में आप लोगों को प्राचीन हिंदी के भी शब्दावलियाँ या उसका उपयोग आपको देखने को मिल जाता है। दोनों के मिश्रण होने के कारण इसको नाम दिया गया क्या, संक्रमण काल या संक्रांति काल। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्राचीन हिंदी की शुरुआत 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, मध्यकालीन की 1400 से 1850, और 1850 से आज वर्तमान तक आप लोगों की चलती क्या, वर्तमान हिंदी। बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये क्या था हमारा तृतीय भारतीय आर्य भाषा काल। कल हम लोग देखेंगे कि
जो हिंदी साहित्य काल है, हिंदी साहित्य काल के संदर्भ में कल हम लोग जिक्र करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग विदा लेंगे, कल पुनः आप लोगों से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।